हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में यह देखा गया कि कैसे बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने का आरोप लगा था। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी यह आरोप लग रहा था कि कैसे बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी। और इस तरह के विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में बस बीजेपी ही नहीं शामिल है, इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल है। क्योंकि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर यह आरोप लगा था कि कैसे उन्होंने किसी विशेष उद्योगपति से पैसा लेकर उनके फेवर में संसद में सवाल पूछे थे। इन सभी तमाम चंद पैसों में अपना ईमान बेचने वाले राजनेताओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सख्त कदम उठाया गया है। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस, जो हमेशा मीडिया के सामने अपना रोना रोती है कि हमारे सांसद को बीजेपी के द्वारा खरीदा जा रहा है, कहीं न कहीं इस प्रथा का शुरुआत और इस कुरीति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कांग्रेस के काल में ही हुआ है और कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है। नेताज allied with the BJP are trying to blatantly poach MLAs. ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं, हर राज्य के अंदर जा के एमएलए खरीद रहे हैं। जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। कर्नाटक से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कांग्रेस के एक विधायक के बदले बीजेपी 50 करोड़ दे रही है। आइए आज समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे कुरीतियों को किसने बढ़ावा दिया था, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में समझे तो विपक्षी दलों के सदस्यों के द्वारा किसी विशेष पार्टी को कुछ पैसा और कुछ फायदे का चीज लेकर उसे अपना सहयोग प्रदान करना हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है। हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1989 में बोफोर्स केस के चलते कांग्रेस को अपनी सत्ता खोनी पड़ गई थी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के कारण 1991 में हमारे देश में फिर से चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अपना सरकार बनाई गई, पर कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं थी। 543 सीटों में से 487 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, जिसमें से बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी, जिसमें से कांग्रेस के पास महज 232 सीटें ही थी। इस चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव का नाम प्रधानमंत्री के लिए दिया गया था। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने के बाद भी सरकारें आसानी से चलाई जा रही थी। कांग्रेस की बहुमतता की कमी को देखते हुए वामपंथी नेता अजय मुखोपाध्याय के द्वारा 26 जुलाई 1993 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस समय लोकसभा में कुल 528 सदस्य थे, जिसमें से कांग्रेस को अपना बहुमतता सिद्ध करने के लिए 265 सदस्य चाहिए थे, जहां पे कांग्रेस के पास महज 251 सदस्य ही थे। और इस अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जहां अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले कांग्रेस के पास महज 251 सीटें ही थी, वहीं रिजल्ट के बाद देखा गया कि कांग्रेस के पास 264 सीटें पहुंच चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाली पार्टी के पास महज 251 सीटें ही बच गई थी। यह अविश्वास प्रस्ताव 14 वोटों से रद्द हो गई और कांग्रेस की सरकार गिरने से बच गई। 1 फरवरी 1996 को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रवीश कुमार के द्वारा सीबीआई में एक कंप्लेन फाइल की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 1993 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने के लिए जेएमएम के 4 सांसद समेत कुल 12 सदस्यों ने 3 करोड़ से अधिक की रिश्वत ली थी, जिसमें जेएमएम के सांसदों के द्वारा कांग्रेस को सपोर्ट किया जाता है और इस सपोर्ट के बदले में कांग्रेस से उन्होंने रिश्वत लिया था। जब सीबीआई ने इस केस का जांच किया तो बताया कि इस केस में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल है। पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ कांग्रेस नेता बूटा सिंह, जेएमएम के 4 सांसद, जिसमें झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शैलेंद्र महतो भी शामिल है। इस केस में सीबीआई के द्वारा दूसरी चार्जशीट 1996 में पेश की जाती है, तीसरी चार्जशीट 1997 में पेश की जाती है और 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के द्वारा 3-2 से इस केस को रद्द कर दिया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के आर्टिकल 105 के सब क्लॉज 2 और 194 के सब क्लॉज 2 का भरपूर जिक्र किया जाता है। ये दोनों आर्टिकल एक तरह से हमारे संविधान का लूप होल था, जिसका इस्तेमाल करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भरपूर फायदा उठाया गया था। हमारे संविधान का आर्टिकल 105 का सब क्लॉज 2 हमारे संसद में बैठे सभी सदस्यों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें बताया गया है कि हमारे संसद के सदस्यों के द्वारा संसद में किसी भी तरह के दिए गए बयान और संसद में किसी के भी साथ दिए गए वोट के समर्थन को लेकर उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह हमारे संविधान का एक लूप होल है, जिसका रिसेंटली फायदा उठाती हुई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा देखी गई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने किसी विशेष उद्योगपति को फायदा पहुंचाने वाले सवाल लोकसभा में पूछे थे, जिसपे सदन के द्वारा महुआ मोइत्रा के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन से एक्सपेल कर दिया गया था। पर इस कृत्य के कारण उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी तरह से हमारे संविधान का आर्टिकल 1994 का सब क्लॉज 2 विधानसभा में किसी भी सदस्य को किसी तरह के सवाल पूछने और
उनको किसी भी फेवर में वोटिंग करने से सुरक्षित करता है, जिससे उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखे गए थे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया था। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। पर 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए बताया गया कि अब किसी भी एमपी और एमएलए को इस तरह के किए गए कृत्य पे किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं प्रदान की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन कुछ दिन पहले आया होता तो हमें लगता है कितनी सरकारें इससे गिर गई होती। पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह लगातार लिए जा रहे लैंडमार्क डिसीजन पे आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।